हेलो बच्चों, श्री कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम रासायनिक संयोजन के नियमों को समझेंगे। तो बच्चों, रासायनिक संयोजन के 5 नियम हैं और रासायनिक संयोजन के नियमों को देखने से पहले रासायनिक संयोजन के नियम के बारे में जानते हैं। बच्चों, रासायनिक संयोजन प्रत्येक रासायनिक अभिक्रिया कुछ नियमों के आधार पर होती है जिन्हें हम रासायनिक संयोजन के नियम कहते हैं। तो रासायनिक संयोजन के 5 नियम हैं बच्चों, जिनमें से शुरू के 4 जो है आपके द्रव्यमान से संबंधित हैं, जबकि लास्ट का एक जो अंतिम वाला है वो है आयतन से संबंधित नियम है। देखिए 5 नियमों को। सबसे पहला है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, दूसरा है स्थिर अनुपात का नियम, इसे निश्चित अनुपात का नियम भी कहते हैं, और तीसरा और इम्पोर्टेंट है गुणित अनुपात का नियम, और चौथा है आपका व्युत्क्रम अनुपात का या तुल्यानुपात का नियम। 5वां है और आयतन संबंधी नियम कहते हैं इसको। इसका जो एक और नाम है गैसीय आयतन संबंधी नियम। तो इसको गैलुसाक का नियम भी कहते हैं क्योंकि साइंटिस्ट के नाम के आधार पर इस नियम को भी बोला जाता है गैलुसाक का नियम। तो चलते हैं इनको एक एक समझते हैं, एक एक कर करके। बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम बच्चों, एग्जाम ऑफ व्यू से भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर साल एक प्रश्न इस पर से जरूर बनता है। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम को लेवोजिए या लेवोजियर बोलते हैं, जिन्होंने 1744 में इस नियम को प्रतिपादित किया था। बच्चों, इस नियम के अनुसार जो है किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ होते हैं, अभिक्रिया जो भाग लेते हैं उनको अभिकारक बोलते हैं। तो अभी किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों की मात्राओं का योग, जो अभिकारकों की मात्राओं का जो योग होता है वो अभिक्रिया होने के बाद जो उत्पाद बनते हैं उनकी मात्राओं के योग के बराबर होते हैं। अर्थात इस नियम के अनुसार द्रव्य को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ये नियम द्रव्यमान संरक्षण का नियम या पदार्थ की या द्रव्य की अविनाशिता का नियम कहलाता है। बच्चों, ये इन्होंने लेवोजिए नाम के साइंटिस्ट ने बताया था। तो देखते हैं, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों की मात्राओं का योग, मतलब जो अभिकारक जो तीर से पहले हम जो अभिक्रियाएं लिखते हैं समीकरण, उसके तीर से पहले जो लिखते हैं अभिकारक, उनकी मात्राओं का योग, और रासायनिक अभिक्रिया के बाद जब उन दोनों की रासायनिक अभिक्रिया हो जाती है अभिकारकों की, तो उसके बाद जो पदार्थ बनते हैं उनकी मात्राओं का योग, दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। बने पदार्थों की मात्रा के योग के बराबर होता है। इसी को दूसरे रूप में ऐसा कह सकता है, अर्थात रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्य मतलब पदार्थ को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम या पदार्थ की अविनाशिता का नियम कहते हैं। बच्चों, इसका प्रश्न बना लेना, द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसे कहते हैं, और उदाहरण सहित लिखिए। तो इस नियम को बहुत अच्छे से कर लेना बच्चों। ये नियम बहुत ही सरल है, सिंपल है, नवी क्लास से पढ़ते आ रहे, नवी क्लास में भी ये नियम है ना। तो इसको इस प्रकार से आपको लिखना है, और ये चीज जरूर याद रखना है कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम को लेवोजियर ने सन 1744 में दिया था। तो अब चलिए इसका समझते हैं उदाहरण। तो बच्चों, इसको जो है एक प्रयोग द्वारा समझ सकते हैं, इसको समीकरण द्वारा नहीं समझ सकते, प्रयोग करने के बाद फिर समीकरण बता सकते हैं इसके। तो देखते हैं, इन्होंने लेवोजियर ने क्या किया, एक फ्लास्क में इन्होंने Na2SO4 सोडियम सल्फेट का विलयन लिया, और इसमें एक परखनली में यहाँ पर रस्सी से धागे से बांध दिया था, और इस परखनली में जो कि अलग से इसमें लटका रखी है, इसमें उन्होंने CaCl2 को भर लिया, और इसको एक जो वजन नापने वाला यंत्र रहता है उस पर रख दिया और इसका वजन तौला। मान लीजिए इसका वजन इसमें आया 200 ग्राम। कितना आया? 200 ग्राम। इस पूरे उपकरण को तौल लिया तो आया वजन 200 ग्राम। जब इनको ले लिया और इसके बाद ये परखनली में जो CaCl2 रखा है इसको इसमें डाल दिया, मतलब दूसरा अपना ये चित्र है इस प्रकार से बन जाएगा। जब परखनली को इसमें उल्टा देंगे और ये विलयन पहले से था, तो Na2 तो बच्चों जब इसको इसमें CaCl2 इसमें निकाल लेंगे
तो इनकी आपस में अभिक्रिया होगी, तो ये क्या क्या बन जाएगा वो देखिए बच्चों, ये बनेगा इसमें CaSO4 और साथ में बनेगा CaSO4 और साथ में बनेगा NaCl। तो बच्चों इस CaSO4 जो है इसका जो प्रेसिपिटेट PPT अपक्षेप रूप में यहाँ पर जम जाता है और बाकी ये इस प्रकार से CaSO4 बन जाता है और NaCl बन जाता है। तो बच्चों जब इसको भी तौला जाता है तो इसका वजन भी कितना आता है, 200 ग्राम आता है। बच्चों यहाँ से एक ही प्रयोग नहीं किया, उन्होंने कई अभिक्रियाएं की थी ऐसी, और इस प्रकार से उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला कि अभिक्रिया के पहले जितना वजन होता है उतना ही वजन अभिक्रिया के बाद भी होता है। तो इससे ही निष्कर्ष निकाला और इस प्रकार से हम उन्होंने अभिक्रिया को दिया और कुछ अभिक्रियाएं दी। इसका एक एग्जाम्पल हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, करता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 12 ग्राम कार्बन है वो 32 ग्राम ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर रहा है या संयुक्त हो रहा है और 44 ग्राम क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। बच्चों इसको हम अभिक्रिया में देखेंगे, तो इसको नोट कर लीजिए बच्चों सभी। इसके बाद हम इसका समीकरण अभिक्रिया में अभी देखते हैं। बच्चों इस समीकरण से द्रव्यमान संरक्षण के नियम को और अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर कार्बन है और ऑक्सीजन है और मिलकर क्या बना रहे हैं, CO2। इनकी मात्राएं कितनी है बच्चों, कार्बन की है 12 ग्राम, अभी उदाहरण में लिखा था, और ऑक्सीजन की है यहाँ पर 32 ग्राम मात्रा। दोनों ने मिलकर कितने ग्राम CO2 बनाए, 44 ग्राम। तो आप देखेंगे कि अभिक्रिया में जो अभिकारक होते हैं वो दोनों का जो द्रव्यमान है वो कितना हो रहा है, 12, 32, 44 ग्राम। तो अभिक्रिया से पहले अभिकारकों का द्रव्यमान या मात्राओं का योग अभिक्रिया के बाद बने उत्पादों की मात्राओं का योग के बराबर होता है, जिससे द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पुष्टि होती है। तो इस प्रकार से बच्चों को नोट कर लेना है अभिक्रिया को भी। इसके बाद हम चलते हैं दूसरे नियम, स्थिर अनुपात के नियम की तरफ। तो चलिए शुरू करते हैं दूसरे नियम, स्थिर अनुपात का नियम या निश्चित अनुपात का नियम। तो बच्चों इस नियम को जोसेफ लुई प्रास्ट ने प्रतिपादित किया था सन 1799 में, और इन्होंने बताया कि किसी भी यौगिक में जो तत्व होते हैं द्रव्यमान के अनुसार वो एक निश्चित और स्थिर अनुपात में होते हैं, और उस यौगिक को चाहे किसी भी विधि से प्राप्त करें, चाहे प्रयोगशाला में बनाए, चाहे नदी से लाएं या कहीं से भी लाएं, तो जो है एक निश्चित अनुपात में होते हैं। जैसे कि इन्होंने बताया, देखते हैं इनके नियम को। इस नियम का प्रतिपादक जोसेफ लुई प्रास्ट। बच्चों इस पे से विकल्प में एक प्रश्न आता है कि जोसेफ लुई प्रास्ट, या तो पूरा नाम दे देंगे वो और पूछ लेंगे कि जोसेफ लुई प्रास्ट ने किसका नियम दिया, या ये देंगे स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया, जोड़ियों में भी दे सकते हैं। तो कभी बच्चों जोसेफ अकेले लिखा जाता है, कभी लुई प्रास्ट आ जाता है, कभी सिर्फ प्रास्ट अकेले पूछ लेते। तो इसको पूरा नाम आपको याद रखना है, फिर कुछ भी आ जाए। तो 1799 में किया था। अब उन्होंने क्या बोला था, किसी यौगिक में विभिन्न तत्वों का संगठन हमेशा स्थिर रहता है। मतलब कोई अगर यौगिक है और उस यौगिक में जो तत्व होते हैं वो कैसे रहते हैं, हमेशा स्थिर रहते हैं। अर्थात प्रत्येक रासायनिक यौगिक में, कोई रासायनिक यौगिक है जैसे कि मान लीजिए हमारे पास जल है, जल एक यौगिक है, जल में जो तत्व है वो एक निश्चित अनुपात में है। जैसे कि यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो 2:1 में है। ये आपके परमाणु के हिसाब से है। किसके हिसाब से, ये परमाणु के हिसाब से, परमाणु अनुसार। और यदि हम इसके भार के अनुसार, क्योंकि ये अपने जो लिखा है भार अनुसार, तो भार अनुसार अगर इसी का अनुपात देखें तो एक हाइड्रोजन का भार 1 होता है, तो 2 का कितना हो जाएगा, 2:1। ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है, 16। इसको और सरल कर देंगे तो एक भाग लगा के तो 1:8 हो जाएगा। ये 2 एकम 2, 2 8 16, तो 1:8। इनमें जो अनुपात है वो हमेशा चाहे किसी भी विधि से प्राप्त किया जाए, चाहे प्रयोगशाला में बनाए, चाहे नदी से लाएं, हेलबम से लाएं, तालाब से लाएं, अमेरिका से लाएं, जापान से लाएं, कहीं से भी लाएं। लेकिन अभी मत जाना, कोरोना चल रहा है, तो कहीं से भी लाएं, ये इसका जो अनुपात हमेशा क्या रहेगा, 1:8 भार के अनुसार, और परमाणु के अनुसार 2:1। इसमें परमाणु किस रूप में है, 2 अनुपात और 1 अनुपात के रूप में। तो ये इस नियम में बोला है। ये 2 नियम सरल है शुरू वाले। तो अगर भी तत्व भार अनुसार सदैव एक निश्चित अनुपात में पाए जाते हैं, तो हैं
चाहे वह योग किसी भी विधि द्वारा प्राप्त किया गया। तो हमने बताया आपका सबसे सरल एग्जांपल है जल का। जल को किसी भी विधि से प्राप्त किया जाए हमेशा उसका सूत्र यही रहेगा, उसका जो अनुपात है 1:8 रहेगा भार के अनुसार। तो ये इनका नियम था, इसमें और ज्यादा कुछ नहीं है। तो बस बच्चों इस नियम को अच्छे से आपको लिख लेना है और इसके बाद इसका उदाहरण लिखेंगे। तो उदाहरण में बच्चों हम यही लिखवा रहे हैं अभी, इसको अच्छे से आप नोट डाउन कर लीजिए जब तक। इसके बाद यहाँ पर हम इसका उदाहरण लिख लेंगे। तो बच्चों उदाहरण में लिखेंगे, जैसे हम एक एग्जांपल लें CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को अनेक विधियों से प्राप्त किया जा सकता है। जैसे पहली विधि है कार्बन को वायु में जलाकर। पहली विधि कैसे है, पहला हम लिख सकते हैं कार्बन को वायु में जलाकर। कार्बन को वायु मतलब होता है ऑक्सीजन, वायु में जलाकर कार्बन को वायु में जलाकर। तो बच्चों यहाँ पे इसका समीकरण, कार्बन का संकेत होता है C, वायु जिसकी उपस्थिति में कोई चीज जलती है वो है ऑक्सीजन। तो बच्चों में इसका समीकरण आगे लिखना, लेकिन आप इसके नीचे भी लिखना। तो C+O2, कार्बन को वायु की उपस्थिति में जब जलाते हैं तो एक डायरेक्ट बन जाती है CO2। इसी प्रकार हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। इसका दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा बच्चों सोडियम कार्बोनेट पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया से। सोडियम कार्बोनेट पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया से, ये बच्चों आपको लिख लेना। हम यहाँ पर समीकरण लिखवा रहे हैं आपको। तो हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट का सूत्र होता है Na2CO3, उस पर HCl की क्या हो रही है क्रिया। तो यहाँ पे क्या निकल जाएगा बच्चों, यहाँ पे बनेगा CO2 प्लस साथ में क्या निकला 2NaCl और इसके अलावा इसमें बनेगा प्लस H2O। तो देखो बच्चों सोडियम कार्बोनेट पर जब तनु HCl, कैसा है तनु है, पतला है, तनु HCl की क्रिया करवाते हैं तो CO2 गैस निकलती है, साथ में NaCl निकल जाता है और H2O भी निकलता है। इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगा देंगे। तो इस प्रकार से बैलेंस हो जाएगा बच्चों। इसकी हेड जरूर बना लेना कि सोडियम कार्बोनेट पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया से, या HCl बोलते हैं इसको। तो 2 एग्जांपल हो जाते हैं। इसके बाद हम इन दोनों को कंबाइन करके एक एग्जांपल इसका बनाते हैं। चलिए इस प्रकार से अब यहाँ पे लिख देंगे, प्रत्येक विधि से प्राप्त कार्बन डाइऑक्साइड का विश्लेषण करने पर ज्ञात होता है कि इसमें कार्बन और ऑक्सीजन भार की दृष्टि से सदैव या हमेशा 12:32 के अनुपात में संयुक्त होते हैं। बच्चों 12:32 कैसे हुआ, तो अब एक कार्बन का भार होता है 12 और ऑक्सीजन का भार यहाँ पर एक ऑक्सीजन का 16 होता है, तो वह कितना हो जाएगा 32। तो दोनों आपस में किस रूप में संयुक्त हैं 12:32 में। तो ये अपन को लिखना है 12:32 के अनुपात में संयुक्त रहते हैं। इस प्रकार से हमारा ये 2 नियम कंप्लीट हुए और 3 नियमों को अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।